बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सेक्शन बी को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हमारा जो नॉलेज है वो है 5.4। और इस नॉलेज में हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करना है। अभी लॉज ऑफ मोशन क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारे एसएलओ कवर होंगे वो भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक है स्टेट एंड अप्लाई द न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने स्टेट करना है और अप्लाई करने की बात करना है, इसकी एप्लीकेशन को देखना है। और दूसरा जो एसएलओ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक्सप्लेन दैट mass of an object resist changes from its state of rest or motion। वैसे थोड़ा सा आइडिया आप ये इस पॉइंट का पहले भी ले चुके हो कि यहां पे आपने ये देखना है कि जो मैस है वो स्टेट में तब्दीली के खिलाफ एक मजाहमत है। स्टेट में तब्दीली के खिलाफ क्या है? एक ओपोजिशन है, एक मजाहमत है, जो हम ऑलरेडी मेरा ख्याल है पिछले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। खैर बेटा, इन दोनों एसएलओ में सबसे पहला काम जो है वो लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो बेटा, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने मोशन के बारे में लॉज प्रपोज किए और ये ऐसे लॉज हैं जो फोर्स और मोशन को आपस में रिलेट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा और कब उसकी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो तब्दील नहीं होगी। तो ये सारी बातें हमने न्यूटन के लॉस में अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब न्यूटन ने 3 तरह के लॉस यहां पे हमें प्रपोज किए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ है। और ये तीनों के तीनों लॉ जो है ये एक खास कंडीशन में एप्लीकेबल है। वो खास कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ही लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अब लो वेलोसिटी किसके लिहाज से? वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिहाज से। हमने पहले भी इस तरह के एक एसएलओ पढ़ा था। तो यहां पे आपने याद रखना है कि न्यूटन के जो लॉस हैं ये एप्लीकेबल हैं कब बेटा? जब वेलोसिटी लो है। किसके लिहाज से? वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिहाज से। वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही हाई स्पीड है ये। तो इससे लो वेलोसिटी पे हमारे ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी इतनी हाई वेलोसिटी पे जाती है ना तो उनकी मैस, उसकी लेंथ, उनका टाइम चेंज हो जाता है। उनकी मैस, उनकी लेंथ और उनका टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। जबकि न्यूटन ने इन लॉज को डेवलप करते हुए मैस, लेंथ और टाइम को कांस्टेंट लिया हुआ है। न्यूटन ने इन लॉज को डेवलप करते हुए क्या लिया हुआ है? मैस, लेंथ और टाइम को कांस्टेंट लिया है। जब इतनी हाई स्पीड पे जाती है ना तो फिर आइंस्टाइन की मैकेनिक्स से इस्तेमाल होती है, जिसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जबकि न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, न्यूटन की जो फिजिक्स है, जिसे हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह देते हैं या उसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। तो न्यूटन की साइंस ओल्ड साइंस कंसिडर होती है और आइंस्टाइन की जो साइंस है वो मॉडर्न साइंस जो है वो लेटेस्ट साइंस कंसिडर हो रही है। तो बेटा, हमने यहां पे चूंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है डेली लाइफ में हमारी एप्लीकेबल है, तो हम ये हमारे लिए ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दिया हमने, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना जो है वो इसकी बेस पे एक्सप्लेन होते हैं। लो बेटा, हम अच्छा अब ये जो लॉज हैं न्यूटन ने 1687 में, किसमें? 1687 में इनको प्रपोज किया था और अपनी बुक प्रिंसिपिया, कौन सी बुक? प्रिंसिपिया इनकी इसकी बुक थी, उसमें इनको पब्लिश किया था। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जरा सिमुलेशन पे आते हैं। जी बेटा, ये जरा भी सिमुलेशन में देखें कि ये मेरे पास एक पर्सन है और मैं इस पर्सन की हेल्प से इस वुडन बॉक्स के ऊपर फोर्स लगवा सकता हूं। मैं अज्यूम करें कि यहां पे ये फोर्स की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। जितनी भी फोर्स लगाना चाह रहा हूं उस फोर्स को तब्दील किया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि मैं कहता हूं सपोज करें मैंने इस पे 50 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई कर दी। अब जब 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप जरा देखें यहां पे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है
जी बेटा, अभी जरा देखेंगे 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे ये क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो रही है, ये इस तरह से कर लें। अभी हम यहां पे बात करेंगे फ्रिक्शन के बगैर, फ्रिक्शन के बगैर हम सिर्फ इस पर्सन की फोर्स को देखना चाह रहे हैं। अब मैं जैसे ही यहां पे 50 न्यूटन फोर्स यहां पे लगवा रहा हूं इससे, तो आप ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट किस में आ गया, इसकी स्टेट में तब्दीली आ गई, इसकी स्टेट में तब्दीली आ गई है। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस फोर्स को जीरो कर देता हूं तो ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट पे था। और क्या ये रेस्ट ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी स्टेट को बदल सकता है? नहीं। अगर आपने इसकी स्टेट को बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। फोर्स के बगैर ये कभी भी खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अच्छा, एक तो ये रेस्ट वाली स्टेट हो गई। इवन हम इसको मूव करवाते हैं फोर्स लगा के, तो ये हम फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये मूव करना शुरू हो गया और इसकी स्पीड जो है वो उसको भी चेक कर सकते हो, स्पीड यहां पे इंक्रीज होती जा रही। अच्छा, अब मैं अगर फोर्स लगाना बंद कर दूं तो आप मुझे बताएं यहां पे जो स्पीड है वो क्या हो गई, स्पीड क्या है, चेक करें। स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, यानी ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता जा रहा है, इसकी स्टेट में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि यहां भी अगर हम अगेन इसकी स्पीड को तब्दील करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो कोशिश करता है कि रेस्ट पे रहे, वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहना चाह रहा होता है जब तक उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। और यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसने क्या करना है, रेस्ट पे रहना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर हम कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। अब यहां पे देख रहे हो आप कि ये जो ब्लॉक है ये क्या है, ये मुसलसल एक ही स्पीड के साथ मूव करता जा रहा है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही। क्यों चेंज नहीं आ रही, क्योंकि यहां पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अनबैलेंस फोर्स को तो आपने पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल अगर नहीं कर रही, वहां पे कोई नेट इफेक्ट है, तो उस नेट इफेक्ट को क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कह सकते हो। उसको नेट फोर्स भी कह देते हैं, उसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आपने एक बात सीख ली कि स्टेट को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। अब इधर देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा है तो बेटा क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा होता है? नहीं, प्रैक्टिकली तो वो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, जैसे आप एक साइकिल चला रहे हो और साइकिल की पैडलिंग मार रहे हो, मूव कर रहा है। अब आप साइकिल की पैडलिंग मारना बंद कर दो तो आप देखोगे कुछ देर के बाद वो रुक गया है। जबकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि उसको स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना चाहिए। इसका मतलब है यहां पे जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो उसकी खिलाफवर्जी हो रही है, खुद ब खुद वो रुक गया। तो बेटा वो खुद ब खुद नहीं रुक रहा, उसके ऊपर फोर्स है। और वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन। क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली यहां पे फ्रिक्शन मौजूद है, जबकि मैंने ये वाला जो केस लिया है इसमें फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो लिया हुआ है। मैं जरा देखिए फ्रिक्शन को यहां पे अप्लाई करता हूं, अज्यूम करेंगे मैंने यहां पे फ्रिक्शन अप्लाई कर दी। अब आप देखो इसकी स्पीड क्या हो रही, कम होती जा रही, स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई, स्टेट में चेंज आना शुरू हो गई और फाइनली आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, आपने यहां पे देख लिया कि जो ऑब्जेक्ट है डेली लाइफ में जो आपको मूव करते हुए अचानक रुकते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो वहां पे कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन होती है। इवन आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद भी कर देते हो तो आपने अप्लाइड फोर्स तो खत्म कर दी, तो आपके ज़हन में आ सकता है कि यहां पे उसको इसी वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना चाहिए।
लेकिन वहां पे फोर्स होती है, और वो फोर्स ऐसी है जो मोशन के बिल्कुल मुखालिफ है, जो मोशन को रोक देती है। तो बेटा ये आपने फर्स्ट लॉ के हवाले से अंडरस्टैंडिंग की कि स्टेट को बदलने के लिए क्या चाहिए, अनबैलेंस फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, अनबैलेंस फोर्स। तो बेटा अब यहां पे जरा देखें, मैं दोबारा अगर इसको रिस्टार्ट करता हूं जी बेटा, अभी जरा देखें कि मैं यहां पे फ्रिक्शन भी थोड़ी कंसिडर कर लेता हूं, फ्रिक्शन की इन वैल्यूज को भी यहां पे देख लेते हैं। तो मैंने यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ यहां पे अप्लाई कर दी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे फोर्स लगाता हूं। मुझे बताएं, मैंने जैसे ही फोर्स लगाई मेरी फोर्स कितनी नजर आ रही है, 10 न्यूटन। उधर से फ्रिक्शन भी कितनी है, 10 न्यूटन। तो बताओ ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो अगर ये बैलेंस करेंगी तो बताओ अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगी, यहां पे जीरो। अनबैलेंस फोर्स कोई नहीं है, इसलिए इसकी स्टेट में तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अब अगर मैं अपनी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, उधर से फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही, लेकिन यह काम एक खास लिमिट तक होगा। जैसे मैंने अपनी फोर्स को बढ़ाता गया तो एक स्टेज आई, अब यहां पे फ्रिक्शन क्या हो गई है, कांस्टेंट। फ्रिक्शन है इस वैल्यू से ऊपर नहीं जाना। अब मेरी अप्लाइड फोर्स इससे क्या है, ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ यहां पे अनबैलेंस फोर्स आ गई, और उस अनबैलेंस फोर्स को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मेरी अप्लाइड फोर्स में से किसको माइनस करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। यानी आप लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, और ये बनेगी आपके पास 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन अब यहां पे अनबैलेंस फोर्स है, या 44 न्यूटन यहां पे अनबैलेंस फोर्स है, जो स्पीड को क्या करेगी, यहां पे ये हमारे पास यहां पे देख लो, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स कितनी आ रही है यहां पे, 106 न्यूटन। वो इन दोनों का डिफरेंस है, और इससे स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। स्टेट में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि जब अनबैलेंस फोर्स होती है तो तभी यहां पे स्टेट में क्या आती है, चेंज आती है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। अच्छा, यहां पे अगर मैं क्या करता हूं कि ये फ्रिक्शन तो मैंने कंसिडर की हुई है, अगर मैं अपनी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता बढ़ाता अज्यूम कर ले मैं इसको यहां पे फ्रिक्शन के तकरीबन बराबर कर लेता हूं। अब बेटा ये देखो यहां पे इसको फ्रिक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये तो ये जो चेंज करना, तो बेटा अब मैं अगर इतनी फोर्स लगाऊं यहां पे, ये कितनी हो गई 50, और 50 से थोड़ी सी मुझे बढ़ानी पड़ेगी अपनी अप्लाइड फोर्स को, एग्जैक्टली किसके बराबर करना पड़ेगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहां पे कि अगर दोनों फोर्सेस में बराबर कर दूंगा और ये बॉक्स क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो बताओ वहां पे हमारी अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो फिर उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है जो आपने अंडरस्टैंड किया। आगे करो थोड़ा सा बेटा, हाँ पीपीटी पे आओ। तो बेटा ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो यहां पे लिखी हुई है, ए बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी जो रेस्ट वाली स्टेट है वो रेस्ट पे रहेगा, या अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता रहेगा, अनलेस जब तक कंपेल्ड मजबूर किया नहीं जाता टू चेंज दैट स्टेट, इस स्टेट को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी जब तक आप कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तब तक यहां पे स्टेट में तब्दीली नहीं आएगी। तो स्टेट को तब्दील करने के लिए अनबैलेंस फोर्स जरूरी है। अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो गई तो स्टेट मेंटेन हो जाएगी। और स्टेट कितनी तरह की हो सकती है, या रेस्ट वाली या फिर यूनिफॉर्म स्पीड वाली। बेटा मेरी बात को समझ रहे हो फातिमा बेटा,
यस सर। तो बेटा ये आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड किया। अच्छा, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज है बेटा? सबसे पहले तो आपको इनर्शिया का पता होना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको इनर्शिया के बारे में दे चुका हूं जब मैंने आपको मैथ्स के बारे में पढ़ाया था। वो बेसिकली वहां पे इनर्शिया की बातें हो रही थी। क्या मैंने बताया था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलना चाहोगे, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलना चाहोगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वहां पे एक मजाहमत पेश करेगा, एक रुकावट पेश करेगा, एक ओपोजिशन देगा ताकि उसकी स्टेट में तब्दीली ना आए। ये जो मजाहमत पेश करने वाली एबिलिटी है, मजाहमत पेश करने वाली जो टेंडेंसी है, इसे इनर्शिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप आगे से उसको रोकना शुरू कर दो तो क्या होगा? अगर आगे से आप उसको रोकना शुरू कर दो तो वो कोशिश करेगा कि अपनी उसी स्टेट को बरकरार रखे। चाहे चलो खैर आप रोक भी लोगे, लेकिन उसने कोशिश करनी है कि अपनी उसी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा होता है। बेटा वो अपोजिंग फोर्स है जो आप लगा रहे हो, अपोजिंग फोर्स है। जो फ्रिक्शन होती है वो रोड की वजह से होगी या एयर की वजह से होगी। अगर सामने से कोई चीज आ रही है और आप उसको रोकना शुरू कर देते हो तो हर अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, वो आपकी अप्लाइड फोर्स है। जैसे यहां पे हमने सिमुलेशन में देखा था कि अगर पर्सन जो है वो मुखालिफ से फोर्स लगाना शुरू कर दे, ऑब्जेक्ट राइट साइड पे जा रहा है, जब भी जरा दिखाना है वो सिमुलेशन। यहां पे देखो, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये फोर्स लगाई जा रही है, फ्रिक्शन को हम यहां पे जीरो कर लेते हैं। अब मुझे बताएं ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इसकी स्पीड बढ़ती जा रही, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो यहां पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, चलो। ये अब देखिए जरा, इसको मैं जो है वो अगर इस तरफ फोर्स लगाता हूं, अब देखिए ये क्या कर रहा है इसको। हाँ जी, अब ये इसकी मोशन को रोक रहा है और स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। इसकी जो लगाई गई फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन नहीं है, ये नहीं बेटा। इनर्शिया तो ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है अपनी स्टेट को बरकरार रखने वाली, जबकि ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? वो उसको रोक रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा है कि वो रुके ना। वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की, बरकरार रखने की, चाहे वो बरकरार नहीं रख पा रहा, चाहे वो क्यों? क्योंकि आपकी फोर्स लग रही है, लेकिन वो तो कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो यहां पे जैसे सामने दीवार है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, इसको गिराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये भी गिरने से अपने आप को रोक रहा है, ठीक है। हालांकि मेरी फोर्स कम है इसलिए उसके पास एबिलिटी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये नहीं गिरा। लेकिन अगर मेरी फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये गिर जाएगा। लेकिन उसने अपनी मुखालफत पेश करनी है, उसने अपनी मुखालफत पेश करनी है, उसने रुकावट देनी है। और यही बात रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी है। तो बेटा ये मैंने इनर्शिया को समझाया। तो फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी स्टेट को नहीं बदल सकता। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी स्टेट को नहीं बदल सकता। और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो भी तो यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं आती। इसका मतलब यह है कि स्टेट को बदलने के लिए फोर्स चाहिए। तो इस वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्शिया वाली बात कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है। पीपीटी पे आएगा। तो बेटा ये जो है वो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ को अंडरस्टैंड किया। ये कुछ फिगर्स भी बनी हुई हैं, इसमें देखो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इस पे फोर्स नहीं है तो इसकी स्टेट क्या है? मेंटेन है। यहां पे बात करो, ये जो बड़ा सा एक ब्लॉक है,
इसके ऊपर दोनों साइडों से फोर्स लग रही है, फोर्स ही तो लग रही है, लेकिन यहां पे आपस में ये बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स क्या है, जीरो है। और अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो इसकी स्टेट क्या रहेगी, अभी भी तब्दील नहीं होगी, ये रेस्ट पे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगी। जबकि यहां पे देखो, यहां पे दोनों पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो अब यहां पे एक नेट फोर्स आ गई, एक रिजल्टेंट फोर्स आ गई, एक अनबैलेंस फोर्स आ गई, क्योंकि मुखालिफ सिमत से कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इनकी फोर्सेस को बैलेंस करे। तो यहां पे एक अनबैलेंस फोर्स, तो लाजमी क्या होगी, स्टेट में तब्दीली आ जाएगी। ये नीचे भी बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे है, और अगर हम इसको क्या करें, एक पुश देते हैं, हिट करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने पे ये मूव करेगा, स्टेट में क्या आ रहेगी, चेंज आ रहेगी। स्टेट में चेंज का मतलब ये नहीं लेना कि सिर्फ स्पीड तब्दील होगी, डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है, डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है। जैसे यहां पे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, ये जाके एक नेट के साथ कोलिजन करता है तो बाउंस बैक भी हो सकता है, या दीवार पे आप एक बॉल को मारो, दीवार पे जाके जैसे ही लगेगा तो दीवार इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देगी। तो फोर्स स्पीड को भी चेंज करती है, यानी स्टेट को भी चेंज करती है, और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको फोर्स के बारे में आ गया। यानी आप ये कह सकते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये आपको फोर्स का आइडिया दे रहा है। क्या दे रहा है, कि बॉडी को मूव करवाने के लिए क्या चाहिए, या बॉडी की स्टेट को बदलने के लिए क्या चाहिए, एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए, एक नेट फोर्स चाहिए, सिर्फ फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स, एक नेट फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, अदरवाइज स्टेट में चेंज नहीं आएगी, अदरवाइज डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आपने जो है वो सीखा। इसके बाद ये यहां पे बताया हुआ है इनर्शिया के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, इनर्शिया को थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। ये जो ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है, ठीक है, इसे अगले इमेज को देखते हैं जरा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये गाड़ी है, मूव कर रही है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे अगर एक कोई रुकावट आ गई है, क्या आ गई है, रुकावट, तो जैसे ये रुकावट के साथ कोलिजन करेगा तो ये क्या करेगी, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जो पड़ा हुआ ब्लॉक है वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि मूव करता रहे। और किस वजह से ये कर रहा है, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कहा जाता है कि बॉडी ने अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करना है, तो जिसकी वजह से ब्लॉक जो है मूव करता जा रहा है, जबकि गाड़ी इवन क्या हो गई है, रुक गई है। तो दैट इज ओनली ड्यू टू इनर्शिया। अच्छा, ये जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया, इसमें ये एक और बात यहां भी बताई गई है कि आपके पास कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन पड़ा हुआ है, अब आप कार्डबोर्ड को क्लिक करते हो, हिट करते हो, तो कार्डबोर्ड क्या होगा, बीच में से मूव कर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी है। जबकि ऊपर जो कॉइन पड़ा हुआ है वो अपनी उसी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वहीं पे रेस्ट पे रहे, और वो रेस्ट पे रहता है, जिसकी वजह से वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो दैट इज ओनली ड्यू टू इनर्शिया, चाहे रेस्ट वाली स्टेट हो चाहे मोशन वाली स्टेट हो, ऑब्जेक्ट ने अपनी कोई सी स्टेट होगी उसको मेंटेन रखने की कोशिश करना है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया को मेजर करना हो, इनर्शिया को मेजर करना हो तो आप किसको मेजर करते हो, मैस को। अगर एक ट्रक है और एक साइकिल है, सामने से आ रही, दोनों मूव कर रही हैं, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, आप जरा रोके देखो दोनों को, कौन अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा, ट्रक। जो अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसी वजह से वो रुकेगा नहीं। जबकि साइकिल का इनर्शिया कम है, वो आसानी से आप उसको रोक लोगे, उसके अंदर अपनी स्टेट को बरकरार रखने की जो एबिलिटी है वो क्या है, कम है। क्लियर हो गया बेटा। ये जैसे कि यहां पे इसको हम फिर कह सकते हैं कि अगर आपने इनर्शिया को मेजर करना है मिकदारी तौर पर, तो किसको मेजर कर लो, मैस को मेजर कर लो। किसको मेजर कर लो, मैस को। तो मैस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, मैस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। और ये एक फिगर भी आपको अभी इसमें नजर आ रही है, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये इसकी मैस कम है कार की, और इस
ट्रक टाइप जो व्हीकल है इसकी मैथ ज्यादा है। दोनों पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो बताओ कौन सा आसानी से मूव कर जाएगा? कार, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, उसकी स्टेट में तब्दीली आसानी से आ रहेगी क्योंकि उसके अंदर अपनी स्टेट को बरकरार रखने की अहलियत कम है। जबकि जिसकी मैथ ज्यादा होगी उसके अंदर अपनी स्टेट को बरकरार रखने की एबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अपनी उसी हालत को बरकरार रख पाएगा। ट्रक है या साइकिल है, दोनों पे एक जैसे पुश दो तो कौन मूव करेगा? साइकिल, क्योंकि उसके अंदर ये इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी कम है, जिसकी वजह से उसकी आसानी से स्टेट बदल गई। लेकिन ट्रक अपनी स्टेट को बदलने के खिलाफ ज्यादा मज़ाहमत है उसकी, जिसकी वजह से वो उसकी स्टेट में चेंज नहीं आती। तो बेटा ये सारी बातें जो है वो अपनी इनर्शिया के हवाले से भी अंडरस्टैंड कर ली। तो बेटा ये था आपका जो लेक्चर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।